पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस समय 2024 की सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई है। इस्लामाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हजारों लाखों सपोर्टर्स पहुंच गए। इन समर्थकों ने इमरान खान को जेल से रिहा करने की डिमांड रखी है। हालांकि ऐसा होने की संभावना कम ही है। डर यह है कि इस्लामाबाद की सड़कों पर आज रात एक तरफ शहबाज और मुनीर की सेना होगी और उसका मुकाबला इमरान खान की सेना यानी कि समर्थक करेंगे। मतलब अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान से बड़ी खबरें आ सकती हैं। जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इस्लामाबाद में सड़कें बंद, गाड़ियां बंद, रास्ते ब्लॉक, आर्मी तैनात और जगह जगह पुलिस की रेड। पर ये सब मिलकर भी इमरान के सपोर्टरों को रोकने में फेल हो गए। इमरान खान की एक आवाज पर लाखों पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। इमरान की पार्टी पीटीआई ने अपनी सियासी पावर दिखाने के लिए इन लोगों को इकट्ठा किया है। अब ऐसा लग रहा है मानो इनका टारगेट सिर्फ रैली नहीं बल्कि कुछ और है। क्या कुछ घंटों के बाद इस्लामाबाद धुआं धुआं होने वाला है? लग रहा है मानो इस बार इमरान समर्थक इस बार उनकी रिहाई करवा कर ही यहाँ से हटेंगे। पिछले कुछ घंटों में इस्लामाबाद से लेकर पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं, उन्हें देखकर पाकिस्तान की सरकार भी डरी हुई है। सबसे पहले पाकिस्तानी पुलिस की तैयारियों को देखें। इस्लामाबाद में दाखिल होने और बाहर निकलने की जितनी भी सड़कें हैं, सबको 2 मंजिला कंटेनर से ब्लॉक कर दिया गया है। 4 पहिया गाड़ियों को ही नहीं बल्कि 2 व्हीलर के लिए भी निकलना मुश्किल है। दावा है कि देर रात तक इमरान के लिए हो रहा सियासी पावर शो और बड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान सरकार को इस जुलूस के आउट ऑफ कंट्रोल होने का डर है और इन सब के बीच इमरान खान का वो बयान वायरल हो रहा है जिसमें सरकार के खिलाफ लड़ने का मैसेज दिया गया है। पाकिस्तान की राजधानी में इस समय शायद जितने लोग हैं, करीब करीब उतने ही पुलिस और सेना के जवान भी मौजूद हैं। पुलिस रेंजर्स और सेना के कमांडोज की एक बड़ी फोर्स इस्लामाबाद की सेंसिटिव लोकेशन के साथ इस रैली के आसपास भी मौजूद है। इसकी वजह समझने के लिए आज सुबह आई है एक धमाकेदार तस्वीर। जिस जगह पर इस समय इमरान की पार्टी जलसा कर रही है, वहां पर आज सुबह में ही बारूद मिला। तो क्या इस रैली पर हमले की साजिश थी? अटैक करके इस्लामाबाद में दंगा फसाद भड़काने की कोशिश थी? शहबाज सरकार लोगों को यहाँ पहुँचने से रोक रही थी। शहबाज शरीफ की पुलिस ने हर वो काम किया जिससे लोगों को रास्ते में रोका जा सके। हालांकि सारी कोशिशें आज फेल हो गई। आज दिन भर पाकिस्तान के हर हाईवे से ऐसी तस्वीरें आईं जिसमें गाड़ियों का विशाल काफिला इस्लामाबाद की तरफ बढ़ता दिखा। जिनके पास गाड़ियां नहीं थी वो ट्रैक्टर लेकर निकल पड़े। इस्लामाबाद के करीब आने के बाद इमरान के नेताओं ने उन कंटेनरों को हटाना शुरू किया जिसकी मदद से रास्तों पर रुकावट खड़ी की गई थी। इमरान की पार्टी को रैली के लिए इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में जमीन और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया। साथ में ये भी कहा गया कि किसी भी समय ये सर्टिफिकेट रद्द किया जा सकता है। फिलहाल शहबाज और जनरल सामने नहीं आए, लगता है वो अंडरग्राउंड है। पर इस्लामाबाद से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि इस बार पाकिस्तान में कुछ बड़ा होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पाकिस्तान की जनता इमरान खान के लिए सड़कों पर उतर रही है। उसकी एक वजह है इमरान खान के खिलाफ चल रहे 150 से ज्यादा मुकदमे। पर इनमें से एक केस इमरान खान के लिए घातक साबित हो सकता है। इमरान पर एंटी टेरर लॉ के तहत कार्रवाई की गई है। एंटी टेरर लॉ के तहत अधिकतम सजाए मौत भी संभव है। पिछले साल 9 मई को सेना के खिलाफ हिंसा की साजिश के मामले में इमरान पर आरोप लगे हैं। हालांकि इमरान खान ने इस हिंसा में हाथ होने से साफ इनकार किया है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की राजनीति में इमरान को किनारे करने की कोशिशें हो रही हैं। इस समय इमरान जेल में है। इसके बावजूद पाकिस्तानी सरकार और सेना के टॉप जनरल दोनों चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। मुसीबतों की चार मीनार से घिरे जनरल मुनीर की सबसे बड़ी टेंशन है इमरान खान। पाकिस्तान में अब तक आर्मी ही अपने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करती रही है, लेकिन पहली बार जनता ने इमरान का साथ देकर सेना पर दबाव बढ़ा दिया है। जनरल मुनीर की दूसरी मुसीबत का नाम है बलोचिस्तान।
बलूचिस्तान में बगावत की आग ऐसी भड़क गई है कि पाकिस्तान न उसे रोक पा रहा है और न ही उसे छोड़कर कहीं जा सकता है। पाकिस्तानी फौज के अत्याचार के खिलाफ बलूचिस्तान ने जंग का ऐलान कर दिया। अब तो पाकिस्तान की संसद में भी बलूचिस्तान को लेकर चिंता जताई जा रही है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान अपनी सीमा में भी तालिबान के हमलों को रोक नहीं पा रहा। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान ने तालिबान को गोला बारूद देकर अफगानिस्तान भेजा। अब वही तालिबान काबुल से पाकिस्तान पर अटैक करवा रहा है। पाकिस्तान की अगली मुसीबत का नाम है उसका दूसरा पड़ोसी ईरान। असल में पाकिस्तान और ईरान के बीच एक गैस पाइपलाइन बिछाई जानी थी, जिसमें पाकिस्तान ने अपने हिस्से का काम नहीं किया। अब ईरान ने पाकिस्तान को 5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का नोटिस दिया है। समझौतों की शर्तों के मुताबिक ईरान ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके अपने इलाके में पाइपलाइन बिछाई, लेकिन अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। अब समझौते के मुताबिक काम पूरा नहीं करने वाले पाकिस्तान को 5 लाख करोड़ ईरान को देने होंगे। अब पाकिस्तान की आखिरी और सबसे बड़ी मुसीबत है जनरल मुनीर का लेटेस्ट बयान, जिसमें खुद को ताकतवर साबित करने के लिए मुनीर ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों के शामिल होने का कबूलनामा दिया है। 25 साल पहले पाकिस्तान ने धोखे से कारगिल में घुसपैठ की थी। इतने सालों तक वो कारगिल में आतंकियों की घुसपैठ का झूठा बयान देता रहा, पर ये बयान बताता है कि कारगिल में पाकिस्तान आर्मी की हार हुई थी। कुल मिलाकर दूसरों के लिए मुसीबत की मीनार बनाते बनाते खुद जनरल भी चक्रव्यूह में फंस गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अगली खबर का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में खड़े होकर सीधे पीओके की जनता को मैसेज दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीओके के लोगों को पाकिस्तान को छोड़कर भारत के साथ चले आना चाहिए। राजनाथ के इस बयान का क्या मतलब है और इसका 53 साल पहले की जंग से क्या रिश्ता है, इसे हमने अपनी रिपोर्ट में समझाने की कोशिश की है। पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हम। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में खड़े होकर सरहद पार के कश्मीरियों को 2 मैसेज दिए। सबसे पहले आप रक्षा मंत्री का बयान सुनिए, फिर इसके पीछे छिपा मतलब समझाएंगे। अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। राजनाथ सिंह की बातों का मतलब है कि पाकिस्तानी सरकार पीओके के लोगों को अपना नहीं मानती, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोग और यहाँ की सरकार दोनों ही पीओके को अपना अभिन्न हिस्सा मानते हैं। इसलिए पीओके के लोगों को अब भारत के साथ आ जाना चाहिए। पिछले कुछ समय में पीओके के लोगों ने कई बार आटे के लिए इस्लामाबाद के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, लेकिन अब विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि आखिरी फैसला करने का वक्त है। राजनाथ सिंह ने पीओके के लोगों को साथ आने के लिए कहा। इसका मतलब है कि अब पीओके के लोग भी भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाएं। यहाँ साथ आने का मतलब यह है कि पीओके के लोगों को खुद इस जंग की शुरुआत करनी होगी और फिर बाद में उन्हें भारत की मदद भी मिलेगी। 53 साल पहले बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ था। तब बांग्लादेश का नाम था पूर्वी पाकिस्तान और तब मुक्ति वाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करने के लिए पाकिस्तानी सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया था और बाद में भारतीय सेना की मदद से उनकी आजादी की जंग मंजिल तक पहुंच गई और फिर बांग्लादेश का जन्म हुआ। संभव है कि 2024 में पीओके की सड़कों पर 1971 के बांग्लादेश जैसी तस्वीरें दिखाई दी। हालांकि पीओके के सुनहरे भविष्य का फैसला वहां के लोगों को ही करना होगा। भारत ये कह रहा है पीओके के लोगों को कि वो अपना फ्यूचर खुद चुने, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो खुद सोचें कि उन्हें कहाँ एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। पीओके की जनता पाकिस्तान सरकार के, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अपना अभियान चलाए, अपने को एक अलग प्रोविंस डिक्लेयर करे और उस समय अगर वक्त बनता है और भारत को दिखता है तो हम उन्हें इंटीग्रेट करेंगे। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर का विकास दिखाकर एक और संदेश सीमा पार पहुंचा। राजनाथ सिंह ने रामबन में ये बयान दिया
और वहां से करीब 120 किलोमीटर दूर पीओके का शहर मीरपुर है, जहां पर पीओके के लोग एक एक रोटी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में विकास का नया चैप्टर शुरू हो गया। और हमारा एक बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके। क्या बतलाऊं मैं पीओके के बारे में? बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाई है। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन करवाया। यहाँ पूरी दुनिया के प्रतिनिधि पहुंचे। घाटी को देश के कोने कोने से जोड़ने के लिए चिनाब नदी का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन चुका है। काजीगुंड बनिहाल टनल बनने के बाद जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का वक्त घटकर आधा हो गया है। जम्मू कश्मीर में हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें और रेल लाइन को सीमा तक पहुंचाने के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आतंक मुक्त कश्मीर घाटी का विकास देखकर अब पीओके भी जल्द से जल्द इसका हिस्सा बनना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक खास मुहिम में लगे हुए हैं। बांग्लादेश से आ रहे घुसपैठियों को रोकने के लिए असम पुलिस को खास तौर से निर्देश दिए गए हैं। हिमंता ने साफ कर दिया कि कोई भी घुसपैठिया असम आने के लिए सीमा लांघेगा तो उसे सूरज की पहली किरण उगने से पहले ही वापस खदेड़ दिया जाएगा, क्योंकि अब जिसका असम में कोई कानूनी आधार नहीं, हिमंता के राज में उसकी कोई जगह नहीं। Never know, because we don't have data. Whoever we have got, we have pushed back to them Bangladesh. बांग्लादेश के नरक जैसे हालात के बीच देश की सुरक्षा पर सेंधमारी करने वाले घुसपैठियों पर कार्रवाई करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी घुसपैठिए भारत में बांग्लादेश से घुसेंगे उन्हें सूर्योदय से पहले ही वापस भेजा जाएगा। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से अब जिस तरह वहां से लोग भारत में अवैध तरीके से घुसने की फिराक में हैं, उन्हें असम की पुलिस लगातार खदेड़ रही है। इसी कड़ी में अब करीमगंज जिले से हो रही बड़ी घुसपैठ का पर्दाफाश हुआ है, जहां 5 बांग्लादेशी मुस्लिमों को पकड़ा गया है। इनकी पहचान बांग्लादेशी नागरिक मुस्तबिस रहमान, अस्मा बीबी, अबानी सद्दार, लीमा सद्दार और सुमाया अख्तर है। आपको बता दें कि 24 घंटे पहले ही हिमंता ने ऐलान किया था कि जो कोई भी घुसपैठिए यहां आएंगे उन्हें सुबह होने से पहले ही वापस भेज दिया जाएगा। You never know, because we don't have data. Whoever we have got, we have pushed back to them Bangladesh. सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट कर अब पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों की जानकारी भी साझा की है, जिसमें कहा है कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी निगरानी जारी है। असम पुलिस ने आज ठीक 1 बजे 5 अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार कर वापस खदेड़ दिया। आपको बता दें कि बांग्लादेश में उथल पुथल के बाद बीएसएफ ने उत्तर पूर्व में 1885 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर पहले ही चौकसी बढ़ा दी थी। हिमंता बिस्वा शर्मा घुसपैठ पर जिस तरह से अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, उसके बाद का ये सबसे बड़ा सबूत है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश के बदले हालात के बाद भारत में असम के रास्ते घुसपैठ की कोशिश हुई। मुख्यमंत्री हिमंता के बयानों के मुताबिक 25 अगस्त 2024 को उन्होंने कहा था कि किसी हिंदू ने बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ नहीं की, जबकि 35 मुस्लिम घुसपैठियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 20 अगस्त 2024 को भी असम पुलिस ने 3 बांग्लादेशी मुस्लिमों को पकड़ा था। हिमंता इसलिए अब लगातार आधार कार्ड बनवाने के लिए सख्त नियमों की पैरवी कर रहे हैं। साथ ही जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड के आवेदन होने के बाद उन्होंने बड़ा और कड़ा फैसला लिया है, यानी जिसके पास आगे एनआरसी नंबर होगा वही आधार कार्ड पाने का हकदार होगा। অসম চৰকাৰে অহা 10 দিনৰ ভিতৰত এটা আমি নটিফিকেশ্যন ইস্যু কৰিম যে যদি আপুনি অৰিজিনেলি এনআৰচিত আবেদন কৰা নাছিল তেতিয়াহ'লে আপুনি অসমত আধাৰ নাপাব। নাম থাকা আৰু নাথাকা পিছৰ কথা, কিন্তু অন্ততঃ আবেদনকাৰী হ'ব লাগিব। आधार कार्ड को लेकर हिमंता सरकार के फरमान के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम नेताओं में खलबली मची हुई है।
ARN नंबर को ज्वाइन करना आधार कार्ड से, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों को उनका डेली रिक्वायरमेंट को से डिप्राइव करना है, वंचित करना है, जो कि बहुत ही बड़ा नाइंसाफी होगा उनसे। दूसरी ओर आज भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश में हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाकाल की नगरी यानी उज्जैन के नागदा में एक संत को कुछ लोगों ने मारा पीटा। उन्हें इतना अपमानित किया कि वो सदमे में आ गए, वो डरे हुए हैं। इस घटना के बाद से संत समाज भी नाराज है। हालांकि आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सवाल है कि क्या मोहन राज में संत सुरक्षित नहीं है? अरे मोहरम का जो देखो राम जिन करा है वो जो देखो पांव बचा देखो। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। नागदा इलाके में एक संत से कुछ लोगों ने मारपीट और अभद्रता की है, जिससे पुलिस सख्ते में आ गई है। सवाल है कि क्या मोहन राज में संत सुरक्षित नहीं है? अरे मोहरम का जो देखो राम जिन। दरअसल आरोपों के मुताबिक संत ट्रेन से उतरकर स्थानीय आश्रम में जा रहे थे, तभी रास्ते में दो लोगों ने रोककर उनके साथ मारपीट की और उनके कपड़े तक उतार दिए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 6 तारीख की शाम का मामला बताया जा रहा है। इसमें संत महाराज जो है पैदल ट्रेन से उतरकर लोकल नागदा के आश्रम में जा रहे थे, तभी रास्ते में 2 लोगों द्वारा उनसे मारपीट की गई। जब पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया, तत्काल पहुंच कर संत महोदय से बात की, तो उनके द्वारा बताया गया कि एक विक्की शुक्ला और एक लक्ष्मण करके कोई व्यक्ति जो उनसे आए और कुछ मारपीट करके उनसे अभद्रता की है। पीड़ित संत के मुताबिक उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस घटना के बाद संत समाज भी गुस्से में है। देखिए, संतों के साथ ये दुर्व्यवहार हमारे लिए चिंतनीय है। पालघर के अंदर हम देख चुके हैं, इसलिए बेहद गंभीर विषय बनता है। इस मार्ग को सुधारने के लिए, इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा करने के लिए शासन प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने हमलावरों को बीजेपी का बताया, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। तो के साथ मारपीट की, और जिन लोगों ने मारपीट की वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इस बात के सबूत हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी पार्टी जो दो मुंही बात करती है, इसको ये ऐसी बात करने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा की सरकार है, जो गलत करता है उसे छोड़ा नहीं जाता है, पर कांग्रेस की पीड़ा सदैव तुष्टीकरण के लिए होती है, अल्पसंख्यक समाज के लिए होती है, और बहुसंख्यक और सनातन पे जब जब हमला होता है तो कांग्रेस अपना दोहरा चरित्र दिखाती है। सवाल है, इस तरह के गंभीर मामलों में सियासत होना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में अब हम आपको योगी का ऑपरेशन यमराज दिखाएंगे। आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के खिलाफ कुछ ज्यादा ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के तीखे बाउंसर पर आज उन्होंने ताबड़तोड़ प्रहार किए। पहली बार उन्होंने जाति देखकर एनकाउंटर के आरोप पर अखिलेश यादव को इतने तीखे अंदाज में जवाब दिया। पहले आप योगी के 8 प्रहार देखिए, उसके बाद बताएंगे क्या है योगी का ऑपरेशन यमराज। याद करिए, 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है। अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। आप देखते होंगे, जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे, वे सभी गायब हो गए, और जो बचे हैं
वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। उनको नहीं पता था कि जनता गड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी वरासत में नहीं मिलता है। करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। ये तो जुबानी हमला हुआ। अब मुद्दे पर आते हैं। योगी के पिछले 3 दिन के बयान आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपने भाषण में यमराज और कसाई जैसे शब्दों का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके भाषण का ज्यादातर भाग महिला सुरक्षा और गुंडे माफिया लुटेरे और दुष्कर्मियों के खिलाफ होता है, लेकिन टारगेट पर मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी रहती है। अब आज ही की बात है, योगी आदित्यनाथ 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं के साथ आज अंबेडकर नगर पहुंचे थे। सियासी जानकारों के मुताबिक यहां सौगात लेकर आने की एक बड़ी वजह ये थी कि अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। ये सीट समाजवादी पार्टी के पास है और इस बार सपा ने कटेहरी सीट का प्रभारी अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को बनाया है। यानी यहाँ उम्मीदवार कोई भी हो, सीधे लड़ाई योगी और शिवपाल यादव के बीच होनी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने मंगेश यादव के एनकाउंटर को बड़ा मुद्दा बना दिया। अखिलेश से लेकर उनकी पार्टी का हर नेता योगी सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगा रहा है। फर्जी एनकाउंटर करके अपनी पीठ ठोक रहे हैं, जबकि एक जाति विशेष के लोग एनकाउंटर कर रहे हैं और अन्य जातियों का कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी मंगेश यादव के एनकाउंटर को जाति से जोड़ रही है, इसलिए योगी को चुनावी मंच से सफाई देनी पड़ रही है। जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? अब इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर मुजफ्फरनगर के दानिश नाम के एक शातिर लुटेरे के एनकाउंटर की है और दूसरी तस्वीर गोंडा में माफिया ब्रजेश अवस्थी के अवैध मकान पर बुलडोजर एक्शन की है। ये दोनों ही घटनाएं 24 घंटे के अंदर की हैं। योगी राज में पिछले 7 साल के दौरान करीब 13,000 एनकाउंटर हुए हैं। हर 13वें दिन एक अपराधी का एनकाउंटर होता है, यानी 13वीं तय हो जाती है। पिछले 7 साल में अब तक पुलिस से मुठभेड़ में 200 से ज्यादा अपराधी मारे गए, 17 पुलिसकर्मियों की भी जान गई और बुलडोजर मॉडल के जरिए माफियाओं के कब्जे से अब तक 67,000 एकड़ जमीन छुड़ाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।